दोस्तों ये है 1707 का पहले का भारत जहां मुगल वंश के हाथ में इतने सारे साम्राज्य थे। और ये है 1707 के बाद का भारत जहां मुगल वंश के हाथ में धीरे धीरे सारे रीजन निकलते चले गए। ऐसा क्या हुआ 1707 के बाद में जहां मुगल वंश इतने सारे रीजन पर शासन कर रहा था और उसका एंड होने लग गया। अगर आपको भारत की हिस्ट्री से कुछ सीखना है, इस वीडियो के कैरेक्टर से कुछ सीखना है, तो इस वीडियो को न्यूट्रल होकर सुनना होगा। हेलो एवरीवन, आई एम यस एंड आई एम द फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ IIT खड़गपुर। अगर आप भी मेरी तरह हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल वंश डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। आइए हम भारत की हिस्ट्री को बेसिक से समझते हैं। भारत की हिस्ट्री डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट नॉर्थ इंडिया, सेकंड डेक्कन, थर्ड साउथ इंडिया। डेक्कन में आज का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आते थे। साउथ इंडिया में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला आते थे। उस समय साउथ इंडिया में मसाला की मात्रा ज्यादा होती थी और मसाला माना जाता है गोल्ड के बराबर, क्योंकि यूरोप में मसाला की डिमांड ज्यादा थी। जो पहले के शासन थे, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त मौर्य, अलाउद्दीन खिलजी, ये चीज अच्छे से समझ गए थे कि साउथ इंडिया से मसाला लाना है तो डेक्कन से दोस्ती जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन औरंगजेब डेक्कन से दोस्ती नहीं कर पाया, उसने दुश्मनी करी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ऐसे में मुगल वंश को एक अच्छे राजा की जरूरत थी। अगर राजा बनना है तो एक ही फॉर्मूला है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। आपकी नीति आपकी प्राथमिकता पर डिपेंड करनी चाहिए। अब मुगल वंश को एक अच्छे राजा की जरूरत थी। ऐसे में बहादुर शाह राजा बना और बहादुर शाह के सामने 2 बड़ी समस्या थी। फर्स्ट था रिवोल्ट, विद्रोह, दूसरा था फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक करप्सी। आइए हम दोनों को डिटेल में समझते हैं। नंबर फर्स्ट, रिवोल्ट, विद्रोह। राजपूताना, मराठा, सिख, जाट और बुंदेल, इन सभी से विद्रोह जारी था। ऐसे में इस प्राथमिकता को देखकर बहादुर शाह को अपनी नीति बनानी थी। राजपूत चीफ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर मोर टॉलरेंट पॉलिसी, अधिक सहिष्णुता की नीति लगाई। वो उनको पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सके। इधर आमेर के राजा जय सिंह को रिप्लेस करने की कोशिश करी उसके भाई विजय सिंह से, और उधर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के ऊपर दबाव बनाया और दोनों पर मिलिट्री डेरा डाल दिया। अब दोनों से विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। मुगल वंश विद्रोह और फाइनेंशियल क्राइसिस से तो जूझ ही रहा था। तो ऐसे में बहादुर शाह ने अपनी नीति चेंज करी और दोनों को अपना राज्य वापस दे दिया। लेकिन सूबेदारी और मनसबदारी नहीं दी। सूबेदारी मनसबदारी एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक सिस्टम है। मराठा के ऊपर हाफ हार्टेड कंसिलिएशन पॉलिसी अपनाई, ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति। इधर से साहू को रिलीज कर दिया जो छत्रपति संभाजी के बेटे, जिसको 7 साल की उम्र में बंदी बनाया था। और सरदेशमुखी दे दी लेकिन चोट नहीं दी। सरदेशमुखी चोट क्या होती है वो आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी अभी भी विद्रोह जारी रहा। सिखों की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह से तो शांति समझौता कर लिया था, लेकिन उनके बाद में बंदा बहादुर है, उनसे वापिस दुश्मनी कर ली। उनका लोहगढ़ का किला कब्जे में कर लिया। यहाँ से भी विद्रोह तो जारी रहा। जाट और बुंदेल से शांति समझौता कर लिया। अभी हमने समझा कैसे विद्रोह की सारी पॉलिसीज फेल होती चली गई। आइए अब समझते फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक करप्सी। इसकी शुरुआत शाहजहां ने करी थी। शाहजहां ने होल बनाया, औरंगजेब ने गड्ढा बना दिया और बहादुर शाह ने तो लेक बना दी। औरंगजेब ने क्या करा कि अंधाधुंध जागीरें देने लगा, अंधाधुंध प्रॉपर्टी देने लगा राजाओं को, सबको खुश करने की कोशिश करी। इसमें क्या हुआ कि 1707 में जो शाही खजाना था 13 करोड़ का, वो खत्म हो गया। इसमें बहादुर शाह राजा बना था और बहादुर शाह जब तक ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करता तब तक तो 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और अभी भी रिवोल्ट जारी था, फाइनेंशियल क्राइसिस जारी थी। बहादुर शाह के बाद में 1712 में जुल्फिकार और जानदार शाह आया। जुल्फिकार वजीर था, किंग मेकर था, उसी ने जानदार शाह को राजा बनाया। जानदार शाह राजा तो बन चुका था लेकिन अभी भी दिमाग तो जुल्फिकार ही चला रहा था। जानदार शाह के पास राजा बनने की क्वालिटी नहीं थी, उसके पास में शिष्टाचार, बड़प्पन और सद्व्यवहार की कमी थी। राजा अपना साम्राज्य नीति की वजह से ही चलाता है। अशोक की दम्भ की नीति, धर्म की नीति की वजह से ही उसका साम्राज्य नॉर्थ में तक्षशिला, हिंदुकेश से लेकर साउथ में गोदावरी, मैसूर तक, वेस्ट में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर ईस्ट में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र तक था। सम्राट अशोक कहते थे माता पिता की सेवा करो, गुरुओं का सम्मान करो, पशु बलि से बचो, जानवरों और कैदियों जैसे मानवीय व्यवहार करो। इसी की वजह से उनका साम्राज्य इतना बड़ा था। जुल्फिकार ने भी अशोक की दम्भ की नीति से और अकबर के दीन-ए-इलाही की नीति से कुछ सीखा। उसने विद्रोह खत्म करने के लिए जजिया खत्म कर दिया। जजिया एक प्रकार का टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर उनकी रेसिडेंसी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता था। जुल्फिकार ने राजपूतों में आमेर के राजा जय सिंह को सवाई का टाइटल दिया और मालवा की सूबेदारी दी और अजीत सिंह को महाराज का टाइटल
बदल दिया और गुजरात की सूबेदारी दी। मराठाओं में चौथ और सरदेशमुखी दोनों दे दी। चौथ और सरदेशमुखी एक टाइप का टैक्स सिस्टम है जो मराठाओं द्वारा लिया जाता था राजाओं की उनकी प्रोटेक्शन के लिए और मराठाओं रेड के लिए। चौथ 25% होता था और सरदेशमुखी उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% होता था। दाऊद खान बन्नी ने समझौता करा था कि दक्कन और साउथ से सरदेशमुखी चौथ मुगल्स कलेक्ट करेंगे और मराठाओं को दे देंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस को सुधारने के लिए जुल्फिकार ने ठेकेदार प्रोड्यूस करे। ठेकेदार क्या करते थे कि फार्मर से टैक्स लेते थे और जुल्फिकार को दे देते थे। इसमें क्या होता था कि फार्मर से तो वो 2000 रुपये ले लेते थे और जुल्फिकार को केवल 100 रुपये देते थे। इससे फार्मर बहुत पीड़ित हुआ, फार्मर को बहुत कष्ट हुआ और फार्मर ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब रिवोल्ट का भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ था और फाइनेंशियल क्राइसिस का भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हो पाया तो जुल्फिकार की लगभग बहुत सारी नीतियां फेल हो गई थी। अब आया फारूक सियार। फारूक सियार की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये कायर था, अनविश्वासी था, बेईमान था, क्रूर था। राजा कूटनीतिज्ञ हो सकता है, डिप्लोमेट हो सकता है, लेकिन बेईमान नहीं हो सकता। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर राजा नशे में धुत होकर हर कुछ करने लग जाए तो प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर राजा ही दिन में 12 बजे उठे तो वो प्रजा को क्या सिखाएगा। लेकिन जो इनके वजीर थे, किंग मेकर थे, सैयद ब्रदर्स, वो थोड़े समझदार थे। उन्होंने विरोध को रोकने के लिए पिलग्रिम टैक्स खत्म कर दिया। पिलग्रिम टैक्स वो टैक्स होता है जो हिंदुओं को पर लगाया जाता है किसी रिलीजियस जगह पर जाने के लिए या किसी रिलीजियस जगह को बनाने के लिए। राजपूतों में अजीत सिंह और जय सिंह को इंपॉर्टेंट पोस्ट दी। मराठाओं में 1719 में संधि हुई थी जहां पर छत्रपति शिवाजी का सपना मराठा स्वराज की अनुमति दे दी और 6 प्रोविजंस की सरदेशमुखी और चौथ दोनों दे दी। सिखों से अभी भी संघर्ष जारी था और जाट और बुंदेलों से शांति समझौता कर लिया था। मुगल्स ने बाहर से तो एक हद तक विद्रोह रोक लिया था लेकिन परिवार का विद्रोह नहीं रोक पाए। परिवार में कॉन्स्पिरेंसी होने लग गई सैयद ब्रदर्स के खिलाफ फारूक सियार से। फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स की नीतियां पसंद नहीं आ रही थी। फारूक सियार सैयद ब्रदर्स के खिलाफ साजिशें रचने लग गया। सैयद ब्रदर्स ने समझाने की कोशिश करी फारूक सियार को, लेकिन फारूक सियार माना नहीं। एंड में आकर सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार की हत्या कर दी। 1719 में मुगल राजा फारूक सियार की हत्या हो गई। अब सैयद ब्रदर्स का विरोध होने लग गया कि राजा को मार दिया, राजा को मार दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा नमक हराम का टाइटल मिल चुका था क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव में कट्टर थे वो तो पहले से सैयद ब्रदर्स से नाराज थे कि तुम हिंदुओं की पॉलिसी हटा रहे हो, तुम जजिया खत्म कर रहे हो। तो सैयद ब्रदर्स के खिलाफ अब साजिशें होने लग गई। इससे सिखों और मराठाओं को काफी फायदा हुआ। अब आया मोहम्मद रंगीला। 1720 to 1748 तक मोहम्मद रंगीला रहा। इसके बारे में बात करें तो ये अंधविश्वासी था, कायर था, बेईमान था। इमेजिन करो कि साम्राज्य की राज कुर्सी पे राजा पजामा पहन के बैठे तो प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुगल वंश का तोपखाना अभी भी मजबूत था, प्रशासन अभी भी मजबूत था। मराठा दक्कन में थे और अजीत सिंह और जय सिंह अभी भी लॉयल थे। 1724 में निजामा मुल्क मोहम्मद रंगीला से परेशान होकर दिल्ली छोड़कर हैदराबाद चला गया और अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। और जहाँ पर ही मुगल वंश का रियल टर्निंग पॉइंट आया, रियल डिसइंटीग्रेशन, रियल पतन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ही मुगल वंश का टर्निंग पॉइंट आया, रियल डिसइंटीग्रेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। मुगल वंश का रियल पतन तो यहाँ से ही शुरू हुआ कि निजामा मुल्क दिल्ली छोड़कर हैदराबाद चला गया था। अब 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, मराठाओं से विरोध हुआ, यूरोपियंस आए। 1739 में 70 करोड़ की शाही खजाने से लूट हुई थी। नादिर शाह यहाँ से सब कुछ लेकर चला गया, कोहिनूर हीरा लेकर चला गया, सब कुछ लेकर चला गया नादिर शाह। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की सेफ्टी लाइन खत्म हो गई थी और वहां से यूरोपियन आना स्टार्ट हो गए थे। इसके बावजूद मुगल वंश 1857 तक चला। 1759 में शाह आलम आया और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया। रियल में तो मुगल वंश की सत्ता खत्म हो चुकी थी लेकिन भारतीय मानस में अभी भी मुगल राजा थे। यूरोपियंस के अचीवमेंट्स पर साइन करने के लिए शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया। 1772 में मराठाओं इसको उठा के ले गए और कहे कि तुम हमारे लिए साइन करो। 1803 में लॉर्ड लेक आए और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भारत का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कंपनी ने किसी देश को कब्जे में कर लिया हो। इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।